न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने रचना के आधार पर शब्दों को। ठीक है, तो हिंदी की जो क्लास चल रही है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, छोटी बड़ी सबके लिए उपयोगी है। सबसे पहले हमने वर्णों को कंप्लीट किया था, वर्णमाला की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसने हिंदी की वर्णमाला की प्लेलिस्ट नहीं देखी वो हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाएं, सबकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियोज़ उनको मिल जाएंगी, सारी लाइन से पढ़ी हुई हैं। फिर इसके बाद हमने हिंदी वर्ड के बाद हिंदी शब्द की क्लास में हमने हिंदी शब्द में एक टॉपिक हमने कंप्लीट अभी किया है, वो है रचना के आधार पर शब्दों को। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो जो शब्द होते हैं हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। इसके बारे में हमने चर्चा पहले की थी। तो जो दो शब्द होते हैं सार्थक और निरर्थक, तो निरर्थक में हमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। निरर्थक में हमें केवल इतना देखना है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक शब्द हैं। बात से ही समझ में आ रहा है, जिनका कोई अर्थ ना हो वो सारे शब्द क्या हैं, निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, बात आती है सार्थक शब्दों की। तो जो सार्थक शब्द है उसमें बात समझने की ज़रूरत होती है। हिंदी को सब लोग ऐसा विषय मानते हैं कि ये इसमें रस नहीं होता, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन इस विषय को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा हमें अपने अंदर रुचि पैदा करनी पड़ेगी ताकि हिंदी पढ़ने में मन लगे, है ना। क्योंकि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में एक ये समझ लो एक बहुत बड़ी नींव की मानी जाती है ये, है ना। हिंदी हमारा आधार है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और एक आधार भी, सारे कंपटीशन में एक आधार सब्जेक्ट है। बहुत सारा सिलेबस है इसका और काफ़ी सारे प्रश्न जिसमें हिंदी आता है तो आते हैं। तो हिंदी को हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि मतलब हिंदी पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस सब्जेक्ट को अलग रख दिया जाए। हिंदी पे हमें फोकस करना है और हिंदी को एक ऐसा विषय बनाना है जिसको पढ़ने में लोगों का मन लगे, रुचि पैदा हो। तो शब्दों में हमने बताया कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सार्थक हैं उसमें अगर हम देखें तो सार्थक शब्दों में चार प्रकार के शब्द होते हैं। पहला शब्द वो होता है जो रचना के आधार पर बनाए जाते हैं। जो शब्द रचना के आधार पर बनते हैं, जैसे कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये शब्द रचना के आधार पर होते हैं। फिर जो दूसरा शब्द होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विदेशी भाषा से कुछ शब्दों की उत्पत्ति हुई है, कुछ शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है ना, और कुछ शब्दों की उत्पत्ति दो भाषाओं के मिलने से हुई है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। फिर जो हमारा तीसरा आता है वो आता है अर्थ के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये अर्थ के आधार पर होते हैं। और जो चौथा होता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर जो दो प्रकार के शब्द हमने पढ़ने पड़ते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। जो विकारी शब्द होता है तो उसमें हम देखेंगे तो विकारी शब्द मतलब ये हो, विकार मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना। विकार मतलब होता है परिवर्तन होना। विकार का मतलब क्या होता है, जिस शब्द में परिवर्तन हो जाए। और परिवर्तन किसकी वजह से होता है, लिंग, वचन और कारण की वजह से। दो तीन चीज़ है जिस मतलब ऐसे शब्द जिनके संधि बन जाए, समास बन जाए, या जिनका किसी तरीके से भी उसमें परिवर्तन हो जाए। तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द हैं और जिसमें ना हो वो अविकारी शब्द हैं। तो यहाँ चार प्रकार के शब्द हमें पढ़ना है। ये आप अच्छे से इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड कर लो और नोट करते जाओ, है ना। कि पहला शब्द रचना के आधार पर, दूसरा शब्द पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने कंप्लीट कर दिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के शब्द कौन से होते हैं, एक आपका होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशी शब्द, चौथा होता है विदेशी शब्द और पांचवा होता है संकर शब्द। ठीक है, जो पांच प्रकार के शब्द होते हैं आपके किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ये ऐसे शब्द हैं जिसकी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई है। तो बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि शुरुआत करते हैं हम लोग तत्सम शब्द से। जो तत्सम शब्द है इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, तत् धन सम, तत् धन सम। ठीक है, इसका अगर तत्सम का संधि विच्छेद करें तो क्या मतलब होगा इसका, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसी के समान, ठीक है, और सम का मतलब होता है समान। तत् मतलब उसी
सम मतलब समान, यानी कि तत्सम किसके समान, संस्कृत के समान। तो तत्सम में वो सारे शब्द आते हैं जो हम संस्कृत सीधे सीधे उठा लेते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं, है ना, जैसे किसी को तत्सम शब्द समझने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो हम ऐसा सीधे सीधे कह सकते हैं कि जितने भी सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के जितने भी सारे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद आता है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो तद्भव, तद्भव का मतलब क्या है, तत् धन भव, तत् मतलब उसी से, भव मतलब उत्पन्न हुआ, यानी कि उसी से उत्पन्न हुआ, किससे, संस्कृत से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द में आपके सारे संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, और तद्भव शब्द में संस्कृत से बने हुए शब्द यानी कि हिंदी के सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्द में आ जाएगा आपका वानरः, गजः, कमला। तो जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो सब किस में आ जाएंगे, बालकः, गजः, धेनु, मंडूकः। तो संस्कृत के सारे शब्द इस तरीके के उदाहरण के तौर पर देखे जाएंगे तो तत्सम शब्द में आ जाएंगे। फिर बात करें तद्भव शब्द की, तद्भव शब्द वो सारे शब्द होते हैं जो हिंदी के होते हैं। उन्हीं जैसे अपन ने संस्कृत में देखा था मंडूका, तो मंडूका मेढक को कहा जाता है। तो मेढक जो है वो हिंदी में मेढक नाम उसका दिया गया है और संस्कृत में उसका नाम दिया गया है मंडूका। तो जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, मंडूका, वो आपका तत्सम शब्द कहलाएगा और मेढक आपका हिंदी का जो शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं देसी शब्द। देसी शब्द वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति किसी भी भाषा से नहीं होती। देसी शब्द की उत्पत्ति, जैसे कि हमने तद्भव देखा तो तद्भव की उत्पत्ति तत्सम से हुई और जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए गए हैं। और बात करते हैं देसी शब्द की, तो देसी शब्द में वो सारी शब्द आते हैं जिनकी उत्पत्ति कहीं से भी नहीं होती है। तो जब इनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हो रही है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि अपनी फटफटिया है, लोटा है, कटोरा है, डलिया है, इस प्रकार के सारे शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं संकर शब्दों की। तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जिसमें एक भाषा का प्रयोग ना होकर दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में क्या होता है, जैसे रेल जो शब्द है हमारा वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। ठीक है, बम वर्षा, बम वर्षा में बम अंग्रेजी का शब्द है और वर्षा हिंदी का शब्द है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द हम देखेंगे। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर। ठीक, तो तत्सम में देखेंगे तो तत्सम का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो तत् धन सम। क्या संधि विच्छेद होगा इसका, तत् धन सम। तत् मतलब होता है उसी, सम मतलब होता है समान। ठीक है, अर्थात हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के तो ले लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मंडूक, वानरः और गजः। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद अगर करोगे तो तत् धन भव। तत् मतलब होता है उसी, भव मतलब होता है उत्पन्न हुआ, तत्भव। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आए हैं। ठीक है, जैसे कि इसका अपन इसी से ये शब्द पैदा हुआ है, यानी कि संस्कृत में मेढक को कहेंगे मंडूक और हिंदी में कहेंगे मेढक। वानरः को, वानरः तद्भव है, वो तत्सम है तो बंदर तद्भव है। गजः तत्सम है तो हाथी उसका तद्भव शब्द है। फिर बात करते हैं देसी शब्द की। इसमें हिंदी के वे शब्द आते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी भी तत्सम शब्द से नहीं हुई है, जैसे कटोरा, थाली, लोटा, फटफटिया, गड़बड़ इत्यादि। फिर बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो सारे शब्द होते हैं जो कहीं विदेश से या दूसरी विदेशी भाषा से आए होते हैं। विदेशी शब्द किसी दूसरी भाषा से आए हुए, दूसरे विदेश जो अपने यहाँ लोग आते रहते थे, कभी अरब आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, है ना, तो उनसे जो हमें भाषा के जो कुछ शब्द मिले हैं उनसे वो कहते हैं विदेशी शब्द हैं। तो इसमें देखिए हमें काफ़ी शब्द हमें पढ़ना पड़ेगा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, तिब्बती, जापानी, पुर्तगाली, इस तरीके के शब्दों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे।
फिर पढ़ते हैं आखिरी में संकर शब्द। संकर शब्द देख लिया, संकर शब्द ये दो भाषा से मिलकर बस शब्द बने होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ये 5 प्रकार के शब्द इसमें होते हैं, है ना। तो ये संकर शब्द का उदाहरण आप देख सकते हो। जो संकर शब्द हैं दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अश्रु गैस, तो अश्रु हो जाएगा हिंदी में आपका, गैस हो जाएगा अंग्रेजी में। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी हमने बताई थी, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो शब्द है अपना अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, तिब्बती, जापानी और पुर्तगाली, इनके कुछ छोटे छोटे उदाहरण हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण। तो इसमें कुछ भाषाएं हैं, जैसे कि हम देखेंगे फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच में लैंप है, मेयर, अंग्रेज, कूपन और कारतूस, ये सारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। जबकि तुरुप और बम ये डच भाषा के शब्द हैं। थुल्मा और डांडी तिब्बती भाषा के शब्द हैं। और जो रिक्शा हम शब्द सुनते हैं वो जापानी भाषा का शब्द है। फिर बात करेंगे तुर्की भाषा की, तो कुली, सुराग, तोप, चम्मच, बहादुर, कैंची, दरोगा, बीबी और कालीन, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा की बात करें, कलेक्टर, गैस, रेडियो, प्रेस, पुलिस, गिलास, मोटर, स्टील और कार, ठीक है। अरबी भाषा की अगर बात करें तो अखबार, कसरत, अमीर, खराब, तहसील, कानून, किताब, दिमाग, शराब, ठीक है। फारसी भाषा की बात करते हैं, आसमान, किशमिश, चश्मा, मजदूर, चेहरा, दीवार, कारीगर, चादर, आफत। फिर बात करें पुर्तगाली शब्द की, तो आल्पिन, बाल्टी, अनानास, गमला, तौलिया, अचार, कमीज, कमरा, चाबी, पिस्तौल, गोभी, अलमारी, काजू, गिरजा, पादरी, संतरा। तो ये सारे एक उदाहरण है, कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण हैं। ये पूरे नहीं हैं, पूरे आ भी नहीं सकते, बहुत सारे हैं, पूरे आपको किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये केवल उदाहरण हमने दिए हैं, कुछ से मतलब थोड़े से उदाहरण हैं, है ना, कि कुछ विदेशी शब्द हैं। इसमें से सबसे एक देखने वाली बात ये है, अंग्रेजी के जो शब्द हैं और पुर्तगाली के जो शब्द हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि इनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। ये हमें देखो, कलेक्टर, गैस, रेडियो, प्रेस, पुलिस, मोटर, स्टील, ठीक है, बाल्टी, अनानास, तौलिया, अचार। तो ये देखोगी आप कि एक अंग्रेजी एक पुर्तगाली, ये शब्द हमें थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगते हैं बोलने में। जब से अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, काफ़ी हद तक अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है ना। और बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो कई ऐसे शहर हैं अपने देश में जहाँ कई ऐसे मतलब एक निश्चित एरिया है, निश्चित फैमिलीज़ हैं, वो तो टोटल अंग्रेजी ही बोलने लगे हैं। और इंग्लिश विद्यालयों का आजकल प्रचलन आपको पता है बढ़ता ही जा रहा है डेली, दिन प्रतिदिन, है ना। सब लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं और इंग्लिश का जो है कि क्रेज रोज़ की रोज़ प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इंग्लिश के शब्द क्या हैं, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा अपने देश में बन गए हैं।